कलम की धार से बदलते मुकद्दर कौम का, कलम की धार से बदलते मुकद्दर कौम का वो जज्बा, वो हिम्मत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा है और अभी भी दिखाई देता है। कि आपको अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा और 5 मिनट से ज्यादा कोई भी स्टूडेंट टाइम नहीं लेगा। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी कशिश शुक्ला को, BA सेकेंड साइंस। उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। बचपन से ही उन्हें समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ा। दलित जाति से होने के कारण उन्हें स्कूल में दूसरे विद्यार्थियों से अलग बिठा दिया जाता था, लेकिन इसी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में भी उच्च शिक्षा की प्राप्ति की। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा हासिल की। उनका मानना था कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जो इंसान की जिंदगी बदल सकता है। उनका एक प्रसिद्ध संदेश है, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जो इंसान जिंदगी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमारे देश के संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत और महिलाओं के प्रति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। सन 1927 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से उन्होंने दलितों के लिए समानता की लड़ाई लड़ी। बाबा साहेब भारतीय संविधान के जनक, महान समाज सुधारक और भारत के पहले कानून मंत्री थे। महाजाति में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने भेदभाव झेलकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मेरे लिए डॉक्टर अंबेडकर जी केवल एक महान व्यक्ति ही नहीं, बल्कि वे मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत और गुरु के समान हैं। Good morning to everyone present here. This was a quote from Dr. B.R. Ambedkar, whom we are gathered here to remember on his birth anniversary. He was a prominent jurist, economist, politician, and social reformer, also widely regarded as an architect of Indian Constitution. Dr. B.R. Ambedkar's life itself is an inspiration for all of us. From a child who had faced discrimination for all of his childhood based on caste to an adult who spent his whole life fighting for the cause of social justice in India. He was born on 14 April 1891 in the town of Mahau, Madhya Pradesh, whose father's name was Ramji Maloji Satpal and mother was Bhimabai Satpal. They were from the caste and who were treated as untouchables. Ambedkar's academic life was prolific. He obtained a bachelor's degree in economics and political science, a master's degree, a doctoral degree, and another doctoral degree in 1927. All of this after he wasn't even allowed to sit with the fellow students at school. Baba Saheb's role in independence and making of constitution is tremendous. He was different from the mainstream nationalists because he emphasized that the mere freedom from external forces is not enough. He wanted India to gain freedom from its own vices also. That is the caste and gender discrimination. Yet, along with caste, he also worked to eradicate gender discrimination against women. शिक्षा एकमात्र वो हथियार है जिसके द्वारा वर्षों से चली आ रही इस रूढ़िवादिता व्यवस्था को आप बदल सकते हो। तब से ही पढ़ने का दृढ़ निश्चय किया। अब पढ़ाई तो कैसे भी करके पूरी करनी है। समाज में जो बदलाव लाना है उसके लिए शिक्षा आवश्यक है। तो प्रारंभ से ही जो है शिक्षा में काफी तीव्र छात्र रहे।
घर के लिए जाते थे। तो काफी तीव्र छात्र थे पढ़ने में। एक ये भी अम्बेडकर जी भी थे जिन्हें अमेरिका जाना था। अमेरिका गए, वहां से अपनी शिक्षा प्राप्त की, घर लौटे तो देखा कि स्टेशन पे कोई लेने ही नहीं आया। अब लेने ही आया तो रात बहुत हो गई, घर कैसे जाए। सोचा कि चलो आज होटल में रुके। तो होटल में कमरा पूछा तो उन्होंने कहा बाहर जाती थी, आपको यहाँ पे कोई कमरा नहीं है। तो सोचा मैं इतना शिक्षित व्यक्ति हूँ, मेरे साथ ये व्यवहार हो रहा है, तो हमारी जाति के जो अशिक्षित व्यक्ति हैं उनके साथ क्या व्यवहार होगा। तो तभी से निश्चित कर लिया। अब शर्त के मुताबिक पढ़ने अमेरिका गए थे तो 10 वर्षों तक जो महाराजा बड़ौदा थे उनके वहां पे कार्य करना था। अब आए, काफी तीव्र छात्र थे, होशियार थे, तो उनके वहां पे सबसे बड़ा पद था वित्त मंत्री का। तो उन्हें वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। तो जो अन्य अधिकारी थे ऊंची जाति के, उन्हें बड़ी आपत्ति हुई, हमसे निम्न जाति का व्यक्ति हमसे ऊपर बैठ रहा है, हमें आदेश दे रहा है। तो वहां से भी उन्हें काफी संघर्ष झेलना पड़ा। तो जो वित्त मंत्री का पद था वहां से भी त्याग पत्र देना पड़ा। त्याग पत्र दिया तो अब क्या करें, इतने पढ़े लिखे हैं, कुछ तो करना है, समाज में परिवर्तन करना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि कुछ तो करना है। तो वो अर्थशास्त्र और राजनीति के प्रोफेसर रहे। वहां पे भी जो सवर्ण वर्ग के जो छात्र थे उन्होंने कहा हम इनसे नहीं पढ़ेंगे, इनसे कैसे शिक्षा ले सकते हैं, हम इन्हें हमसे शिक्षा लेनी चाहिए, हम इनसे शिक्षा नहीं लेंगे। अपनी बात समाज तक रखनी थी। तो अब इनका ऐसा तो है नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जाके अपनी बात बोले, प्रत्येक व्यक्ति को समझाइए चीजें करनी है, इसमें समय भी बहुत खर्च होगा। इसके लिए इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र निकाला, मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, जिसमें इन्होंने अपने विचार रखे। तो जो विचार रखे वो समाज को काफी प्रभावित हुए, समाज के लोग उनसे, लोगों का दल एकत्रित हुआ। उस मूक नायक का जो साप्ताहिक पत्र था उसका उद्देश्य था नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक कराना। तो लोग एकत्रित हुए। तो उसके बाद उन्होंने, जब लोग एकत्रित हुए तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, महान सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह जैसे अनेकों आंदोलन किए, समाज में जागरूकता उत्पन्न की, अपने अधिकारों के प्रति लड़ो। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया, ये प्रस्ताव रखा गया और इन्होंने संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। He was born into a society of inequality. Dr. Ambedkar faced humiliation at every step. He was denied even the basic right to drink water, yet he gave millions the right to live with dignity and equality. His struggle was not just against discrimination, it was against silence. He didn't pick up weapons, he picked up books, and one day that same child became the maker of world's largest constitution. He rose so high that the same society which once rejected him had to follow the laws he created. The real question is not who Dr. Ambedkar was. The real question is, do we truly understand what he stood for? If we truly respect him, we must build the India of his dreams, an India where everyone is equal, where dignity is not denied and where justice is not delayed. Thank you. And many people to stand against discrimination. One of his greatest contributions was his role in drafting the Constitution of India. As the chairman of the drafting committee, he made sure that the Constitution guaranteed justice, liberty, and equality for all citizens. His vision helped shape modern India into a democratic nation. Every year we celebrate Ambedkar Jayanti on 14th April with great respect and pride. Schools, community organizations organize events to remember his contribution and spread his message of equality and education. Dr. Ambedkar's life inspires us to believe in ourselves, work hard, and treat everyone with respect. He was a fighter for the dignity of women and repressed people and known as champion of human rights. According to him, everybody should be treated equally, irrespective of caste, creed, gender, and religion. Dr. Ambedkar has given
equal status to women as men by providing many provisions in the Indian Constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar. He was not just the architect of our Constitution, he was the architect of hope for those who were long missing their dignity and equality. Born into adversity, he rose to sheer determination to become one of the greatest leaders of his time. His vision was the vision of the oppressed, his voice was the voice of the voiceless, and his vision was the foundation of our democracy. As we reflect on the legacy, let us remember that Ambedkar did not merely draft laws, he ignited a movement. He reminded us that true freedom lies not only in social injustice, inequality, and ignorance. Today, as we speak of him, we do not just recall history, we renew our responsibility to carry forward his mission of equality and fraternity. Dr. Ambedkar was born on 14th April 1891 in Mohau, Madhya Pradesh, into a family that belonged to Mahar caste. That was considered untouchable in those times. From the very beginning, in his life was marked by hardships and humiliations. He was not allowed to sit with the regular children of his classroom. He was denied water from the common pot. He was treated as an outsider in his own land. These hardships forced him in a determination that would later change the life of millions. कीर पर या प्राचीर पर मनुष्य की पहचान होती है उसके मन से, क्योंकि मन की फकीर पर कबीर की संपदा भी होती है। यह पंक्तियां चरित्रार्थ करती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरित्र को, जो कहते थे लाइफ शुड बी ग्रेट नेदर देन लॉन्ग। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि फल परिचायक है, अर्थात फल परिचायक होता है कि वृक्ष कैसा है और कर्म परिचायक होते हैं कि हमारा किरदार कैसा है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिलों के मोहनगर में एक ऐसे ही व्यक्तित्व ने स्व की परिधि को लांघकर पर के लिए कार्य किया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे संघर्ष कभी झुका न सका, जो हमेशा कहा करते थे कि यदि मुझे अपने आप और देश की आजादी में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं देश की आजादी को चुनूंगा, और यदि देश की आजादी और दलित उत्थान में से मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो मैं दलित उत्थान को चुनूंगा, क्योंकि ऐसी आजादी किसी काम की नहीं जिस देश में समानता का अधिकार न हो। ऐसे देश स्वतंत्र भारत के पहले न्याय मंत्री एवं संविधान सभा के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई। यदि बात बाबा साहेब की बचपन की जाए तो उनका बचपन काफी यातनाओं में बीता है। उन्होंने क्लास में अलग बैठा दिया जाता था, यहाँ तक कि पानी भी खुद नहीं ले सकते थे, परंतु तब भी उन्होंने अपनी शिक्षा को नहीं त्यागा, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा वो सेनी का दूध है जो पिएगा वही सहारेगा। इस सोच के चलते उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरी प्राप्त की। बाबा साहब कहा करते थे द कल्टिवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यह कथन उनकी बुद्धि की स्थिरता को बताता है। हम सबको विचार करना चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ बचपन से ही अमान्य व्यवहार होता आया, उन्होंने कभी अपने मन में कभी भी नफरत को नहीं पनपने दिया। उनका मानना है कि नफरत एक कमजोर दिमाग का खेल है। वे अंत तक एकता, भाईचारा की बात करते रहे। वह कहते रहे वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया जिस देश में बाबा साहेब जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। वास्तव में उनका चरित्र हम सबके लिए अनुकरणीय व प्रेरणादायक है। आज तो उनके द्वारा दिए गए इस कथन से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि स्वयं को इतना काबिल बना लो कि आपको झुकाने के लिए कोशिशों की नहीं बल्कि साजिशों की जरूरत है। धन्यवाद। Ambedkar was born on April 14, 1891 in Mahau, Uttar Pradesh. He was born in a poor family and belonged to a lower caste. During his childhood, he faced a lot of discrimination and injustice. He was not just allowed to sit with other students in school, and even drinking water was denied to him. But he did not give up. He believed that education is the most powerful tool to change society. Dr. Ambedkar was a very intelligent and hard-working student. He completed his higher studies from Cambridge University, Columbia University in USA, and the London School of Economics in England. Despite many difficulties,
he became one of the most educated leaders of India. He dedicated his life to fighting against social injustice, inequality and caste discrimination. He always raised his voice for the rights of poor and oppressed people. He believed in equality, freedom and justice for everyone. One of his greatest achievements was his role in making the Constitution of India. He is known as the father of the Indian Constitution. As the chairman of the drafting committee, he worked very hard to create laws to give equal rights to all citizens, regardless of caste, religion or gender. The Constitution ensures justice, liberty and equality for all. Dr. Ambedkar also worked for the upliftment of women. He supported women's education and equal rights. He believed that a society cannot progress if women are not treated equally. In 1956, Dr. B.R. Ambedkar embraced Buddhism along with millions of the followers. He believed that Hinduism teaches equality, peace and humanity. Dr. Ambedkar passed away on December 6, 1956. But his ideas and teachings still inspires millions of the people. His life teaches us that no matter how difficult the situation is, we can achieve success through education, hard work and determination. In conclusion, Dr. Ambedkar was not just a leader, but a true social reformer and a great human being. We should follow his teaching and work towards building a society where everyone is treated equally and with respect. Thank you. प्रिय विद्यार्थियों, अभी आप सबके जो विचार हैं, उन विचारों को हम सुन रहे थे और कुछ विचार नोट भी कर रहे थे। वास्तव में आपने जिस तरह से अपने विचारों को रखा, बाबा जी के जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, तो वास्तव में आपने उनके छुए और अनछुए जो पहलू हैं, उन पहलुओं को पूरी तरह से यहाँ इस कार्यक्रम में, जो विचार गोष्ठी के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वास्तव में आपने बहुत अच्छी तरह से अपने विचारों को यहाँ रखा। उसके लिए आप सभी छात्र छात्राएं बधाई देता हूं। मैं मानसी के विचारों को सुन रहा था। मानसी नाम है? मानसी के विचारों को सुन रहा था और वास्तव में मानसी ने जिस तरह से बाबा जी के लिए अपने विचारों को यहाँ रखा, वो वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। यहाँ भीमराव अंबेडकर जी, जो कि जिनको कि हम भारत के एक आर्किटेक्ट के रूप में जानते हैं, उनके विचारों पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। आपने आधुनिक भारत, जो हम इस समय भारत देख रहे हैं, उसके सामाजिक ढांचे को और वैचारिक ढांचे को बदलने के लिए जो नींव रखी थी, उस नींव में आपने एक ऐसा कार्य किया जिसको कि आज हम वर्तमान भारत के रूप में परिदृश्य कर रहे हैं। उसको हम देख रहे हैं कि ये हमारा भारत इस तरह से होना चाहिए। बाबा साहब का जीवन स्वयं में एक विश्वविद्यालय है, मेरे हिसाब से एक यूनिवर्सिटी है। उनके विचार आज के प्रतिस्पर्धी युग में आप सभी विद्यार्थियों के लिए सफलता का मूल मंत्र बन सकते हैं। उनके दर्शन के 3 मुख्य स्तंभ हैं। कौन कौन से 3 मुख्य स्तंभ हैं? अगर यदि उन तीनों स्तंभों को आप अपने जीवन में उतार लेंगे, तो मैं ये समझता हूं
कि कोई भी कार्य किसी के लिए भी, चाहे वो छात्र हो, छात्रा हो, साथ प्राध्यापक साथी हो, किसी के लिए भी वो असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पहला है शिक्षा। शिक्षा के बारे में आपने बात करी। उन्नति की पहली सीढ़ी है, ये पहला स्तंभ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जिसमें आपने कई लोगों ने उसको कोट भी किया। क्या कोट किया? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। और दहाड़ेगा कैसे? वो अपने मौलिक अधिकारों के लिए दहाड़ेगा, और जो दायित्व दिए गए हैं उसको, उन दायित्वों पे निर्वहन के लिए सबसे आगे रहेगा। इस तरह से दहाड़ेगा। उनके लिए शिक्षा केवल एक डिग्री प्राप्त करना ही नहीं था, बल्कि मानसिक गुलामी, हमारी जो मानसिक गुलामी है उससे मुक्ति और आत्मसम्मान। क्योंकि सबसे पहला जो है, आप कहीं पर भी जाते हैं, यदि आपका सम्मान नहीं है तो वहां पर रुकना भी नहीं चाहिए। तो ये आत्मसम्मान की बात आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है। क्योंकि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसी से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा हमारे को पहले स्तंभ से। और पहला स्तंभ क्या कहा गया? शिक्षा। ये शिक्षा से मिलेगा। हम मानसिक गुलामी से भी दूर होंगे, और जो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हम करते हैं उस सेल्फ रिस्पेक्ट को भी अचीव कर पाएंगे यदि हमारे में वो विद्वता है, वो शिक्षा है, हम अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर पाते हैं, तभी हम कर पाएंगे। दूसरा जो स्तंभ है जिसमें आप लोगों ने बताया, वो था सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व। उन्होंने बताया कि जीवन लंबा होने की बजाय क्या होना चाहिए? महान होना चाहिए। कोई 100 साल जी रहा है, 105 साल जी रहा है, नहीं, लेकिन जितना जीवन जिए वो कैसा जिए? वो एक महानता का जीवन होना चाहिए आपका, जिसमें शिक्षा की बात तो आएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी आएगी। तो जीवन जीना है, और भले ही उम्र का कम हो, लेकिन वो उम्र इससे ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, बल्कि ऊंचाई बढ़ेगी उसके महान होने से, उसके कार्यों के महान होने से। तो आप अपनी शिक्षा का उपयोग केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं करिए। कई लोग होते हैं, शिक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन उद्देश्य क्या है? अपनी ग्रोथ है, सेल्फ ग्रोथ है। सेल्फ ग्रोथ के लिए नहीं चलना है, हमें चलना है पूरे समाज को आगे लेकर के, पूरे समाज को आगे लेकर के। अपनी ग्रोथ तो होगी, लेकिन जब आप समाज को आगे लेकर के चलेंगे, तो समाज को लेकर आगे लेकर के चलेंगे, तो वो जो ग्रोथ हो रही है, वो जो प्रगति हो रही है, वो मल्टीप्लाई होगी, और वो आपको दिखाई देगी कि हमारा समाज किस तरह से उन्नति कर रहा है, लगातार उन्नति कर रहा है। तो उन्नति करनी है, समाज के लिए करनी है। समाज की उन्नति होगी तो हमारी अपनी उन्नति होगी। और अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, पीछे खड़ी है ना, कौन खड़ी है? बर्मन और भारत भूषण जी, वहां तक आवाज जानी चाहिए। ये बात है, वहां तक प्रगति होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो देशों में संबंधित कुछ राजनीतिक विचारधाराओं से, कुछ वर्गों से हम जोड़ते, लेकिन वो इन तमाम चीजों से परे थे। आपने उनके जीवन और कार्यों पर बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला, कुछ ने बहुत ही अच्छा बोला भी और अपनी बातों को रखा। भीमराव साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, आप सभी जानते हैं। लेकिन संविधान को उन्होंने कैसे हथियार बनाया आपके विकास के लिए, शायद आपको ये पता नहीं होगा।
उन्होंने सरकारों को मजबूर किया कि मैं रहूं न रहूं, लेकिन आप विकास करने के लिए, अन्य तमाम चीजों को देने के लिए बाध्य रहे। वो कहते थे कि किसी भी समुदाय की उन्नति देखनी हो तो उस समुदाय में महिलाओं की उन्नति कितनी हुई है वो आपको देखिए। और आप क्या करते हैं कि आपने ये बात सिद्ध कर दी कि जो घर है, जो कहना चाहिए परिवार है, घर है, वो औरत के आने से बनता है। यानी कि आपने बहुत ही चालाकी से उसे घर के अंदर कैद कर दिया, उससे शिक्षा का अधिकार छीन लिया, उससे काम करने का अधिकार छीन लिया, उससे बात करने का अधिकार छीन लिया। लेकिन स्पष्ट अवधारणा की वेस्टर्न वर्ल्ड भी तभी आगे बढ़ा जब महिलाओं का उत्थान बराबर हुआ, उससे पहले नहीं बढ़ा। समस्या ये थी कि एक ऐसे वर्ग को जो जेंडर के आधार पर, जो समुदाय के आधार पर, जाति के आधार पर जिसका शोषण हो रहा है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हम उसको सुरक्षा प्रदान करें। जब उन्होंने संविधान बनाया तो अपनी विद्वता का परिचय उन्होंने उसमें दिया और आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक का जो आर्टिकल है वो इस पूरे हिंदुस्तान में आपको सम्मान के साथ जीने की, सम्मान के साथ बोलने की और सम्मान के साथ नौकरी करने का अवसर प्रदान करता है।